हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो विशिष्ट दर स्थिरांक के होता है उसका मात्रक हम लोगों ने देख लिया था। यानी कि जो विशिष्ट दर स्थिरांक होता है उसकी के यानी कि उससे हम लोग के का मात्रक कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया था। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक अगर आपको निकालना हो, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना हो, यानी चाहे जिस भी कोटि की अभिक्रिया का अगर आपको मात्रक चाहिए, अगर आपको मात्रक निकालना है तो हम लोग उसकी सहायता से निकाल सकते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल से हमने कवर कर दिया था। अगर आप नहीं देखें पिछला वाला क्लास तो जाकर के आप पिछला वाला क्लास देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है, बात समझ में आ गई ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप पिछला क्लास देखेंगे तो तुरंत आप 1 सेकंड में बता देंगे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसका मात्रक क्या होगा। चाहे किसी भी कोटि की अभिक्रिया का अगर आपको मात्रक निकालना हो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे, जो कि क्या है, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता दें, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि क्या है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अणु प्रेजेंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अणु प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, एक अणु का अभिक्रिया बोलेंगे। अगर 2 अणु प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर 3 अणु प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया बोलेंगे, यानी ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही क्या बोला जाता है भैया, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता बोला जाता है। जैसे यहां पे अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, यदि अभिक्रिया में एक अणु उपस्थित है तो उसे एकाणुक, दो अणु उपस्थित है तो द्विअणुक, तीन अणु उपस्थित है तो त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि अभिक्रिया में एक अणु उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, एकाणुक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर 2 अणु उपस्थित है इसको द्विअणुक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर 3 अणु उपस्थित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर 4 अणु यानी कि उपस्थित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ अणुक अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर या फिर उसी को डाईमॉलिक्यूलर भी रिएक्शन बोला जाता है, या फिर 3 रहेगा तो ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाएगा।
बात समझ में आ गई ना। ये है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही क्या बोला जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता बोला जाता है। जैसे देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लिखे तो ये जैसे आपका एग्जाम्पल है, ये है आपका H2O2, ठीक है ना। यह आपका बनाएगा H2O और प्लस यहाँ पे हाफ O2। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे H2O2 है यानी कि हाइड्रोजन पराक्साइड है, इसके कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कितने अणु यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही अणु यहाँ पे प्रेजेंट है। और चेक करना चाहते हैं कि चेक भी कर सकते हैं ये आपका बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यहाँ पे देखा जाएगा तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो पहले आप चेक कर लिया कि बैलेंस है कि नहीं है, अगर यानी कि संतुलित है कि नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो पहले आप लोग उसको संतुलित कर देंगे, इसके बाद उसमें बताएंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। जितने अणु भाग लेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया में वही क्या हो जाएगी भैया, उसकी आणविकता हो जाएगी, यानी वही क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इसमें 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, O2 है, इसका हाफ है, O2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी भैया टोटल ऑक्सीजन 2 है, मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। अब हम देख लेंगे इसमें अभिकारक के कितने अणु भाग लिए हैं, इसमें अभिकारक के कितने अणु भाग लिए हैं, वही क्या कहलाएगा, यानी कि आपने क्या लिखा है, एक शब्द यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की, ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिकारक, अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या बोलते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरीके से यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी एकाणुक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एकाणुक अभिक्रिया। दूसरा अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें, दूसरा एग्जांपल जैसे आपका क्या हो जाए, H2O हो जाए, यह आपका बना लेगा H2 और प्लस यहाँ पे बना लेगा O2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे H2O के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी है, द्विअणुक अभिक्रिया है, ये है द्विअणुक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई ना। वही अगर हम और अगर यानी कि अगला एग्जांपल देना यानी कि देखना चाहें तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे आपका है N2 और प्लस H2, आपका क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 अणु है और हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 अणु है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि चतुर्थ अणु की अभिक्रिया होगी, यानी कि टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ही हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इसमें अभिक्रिया की जो आणविकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 होगी, यानी ये क्या होगी, चतुर्थ अणुक अभिक्रिया हो जाएगी, अणुक अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही क्या बोला जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और हमने इसका एग्जांपल भी आपको बता दिया, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम आपको अगली टॉपिक बताएं जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है, इसको अब हम लोग बताने वाले हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जांपल आपको दे देगा और पूछेगा इसमें अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इसको पहले हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, इसके बाद हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले देखिए परिभाषा इसकी क्या कहता है। क्या कहता है कि अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता रहता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी कि अभिकारक के अणुओं की वह सांद्रता, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें उसकी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, तो वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है।
बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे आपका ये क्या है, आपका एथिल एसीटेट है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट। ये क्या है भैया, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। और ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल एल्कोहल है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका जो सोडियम एसीटेट है और एथिल एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, यानी कि यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, आणविकता अगर आपको बताना होगा तो अभी हमने इसके पहले आणविकता पढ़ा था। क्या पढ़ा था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जितने अणु भाग लेंगे वही क्या होगी भैया, उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता होगी। तो देख लेते हैं इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं। देखिए एक अणु यहाँ पे एथिल एसीटेट के भाग लिए हैं और एक अणु यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भाग लिया है। मतलब यहाँ पे अभिक्रिया की जो आणविकता होगी, जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना होगी अभिक्रिया की आणविकता, 2 होगी। और एक चीज यहाँ पे इसको देखा गया, लैब में ले जाकर के इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया यहाँ पे अभिक्रिया की जो कोटि होती है, यहाँ पे जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो भी कितनी आई है, 2 आई है। यानी इस रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया की कोटि है वो आपका 2 है और अभिक्रिया की आणविकता जो है वो भी क्या है, 2 है। अब आपको आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि क्या रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम उसकी आणविकता या फिर इनकी कोटि बता सकते हैं। तो हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि अभिक्रिया को देख करके आप आणविकता तो बता सकते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि नहीं बता सकते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को देख करके, रिएक्शन को देख करके अभिक्रिया की आणविकता तो निकाला जा सकता है लेकिन अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाला जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि हमेशा एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, इसको हमेशा प्रैक्टिकल किया जाता है, यानी कि लैब में ले जाकर के इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का रेट क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या है, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया की रेट क्या है, वो सॉरी आर्डर क्या है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये आप कंफ्यूज ना होइए, ये आपका यानी कि अभिक्रिया की आणविकता और कोट समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ में आ गया। हाँ, तो ये है। और इसके पहले हमने आपको अभिक्रिया की कोटि क्या होता है उसको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको याद होगा। ये आपका हमने निकाला था dx अपॉन dt इक्वल टू क्या है, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर क्या होता है, बीटा होता है। अब ये जो आपका अल्फा और बीटा था यही क्या था, अभिक्रिया की कोटि था। यही क्या था, अभिक्रिया की कोटि था। तो इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करें अभिक्रिया की कोटि जो होता है कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। ठीक है, इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए आप। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए अभिक्रिया की कोटि आपको निकालना है और अगर आपको अभिक्रिया का वेग दिया है, अगर वेग का इक्वेशन दिया है तो अभिक्रिया की कोटि अगर आपको निकालना होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि कैसे निकालेंगे, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमेशा आपको जब अभिक्रिया की कोटि निकालनी होगी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को आपको क्या कर देना होगा, सम कर देना होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा को आपको क्या, यानी कि अल्फा और बीटा को आपको जोड़ देना होगा। क्या हमने फार्मूला बताया, यही था आपका dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर बीटा। जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 1 2 3 4 ये हो जाए, हो तो अभिक्रिया शून्य कोटि कामा प्रथम कोटि कामा द्वितीय कोटि कामा तृतीय कोटि कामा चतुर्थ कोटि डॉट डॉट की होगी। यानी कि अब इसका मतलब समझिए,
यानी कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या कर दे, जोड़ दे। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग एन भी बोले थे, क्या बोले थे, स्मॉल एन भी बोले थे। स्मॉल एन बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए। तो यहां पे अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य कोटि हो जाएगी, प्रथम कोटि हो जाएगी, द्वितीय कोटि हो जाएगी, तृतीय कोटि हो जाएगी और चतुर्थ कोटि। ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि अगर n का मान 0 हो गया, अगर n का मान 0 हो गया या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। वहीं अगर अल्फा प्लस बीटा या फिर n का मान अगर आपको 1 आ जाएगा, अगर 1 आ गया इसका मतलब वो अभिक्रिया जो है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी और उसमें अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कितना हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया तो द्वितीय कोटि हो जाएगी, 3 आ गया तो तृतीय कोटि हो जाएगी, 4 आ गया तो चतुर्थ कोटि हो जाएगी, 5 आएगा तो पंचम कोटि हो जाएगी। ये होता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाला जाता है, आपको क्या करना है, रेट का रिएक्शन दिया रहेगा और रिएक्शन में हमको n का मान निकाल लेना है, अर्थात अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है, अल्फा और बीटा को। अगर 0 आ जाएगा तो शून्य कोटि हो जाएगा, 1 आ जाएगा तो प्रथम कोटि होगा, 2 आ जाएगा तो द्वितीय कोटि होगा। ठीक है, इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम आपको एग्जांपल दे दें, एग्जांपल आपको करवा दें और एग्जांपल में हम लोग ये निकाल दें कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है उन अभिक्रियाओं के कोटि की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक निम्नांकित है। यानी कि यहाँ पे वेग का व्यंजक दिया गया है, इसमें क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि की गणना करना है, यानी अभिक्रिया की कोटि यहां से निकालना है। ठीक है ना, क्या है, वेग इक्वल टू, क्या है, वेग इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3/2। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे दिया गया वेग इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर -1। अब क्रिया की कोटि इसमें आपको कैलकुलेट करना है। अभी हमने क्या बताया था, अब क्रिया की कोटि अगर आपको निकालना होता है तो अल्फा और बीटा का मान हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, 1/2 है और बीटा का मान कितना है, 3/2 होता है। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आसान है, देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, जो पावर लिखा है इस पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आपका पहले का आंसर है, ये आपका पहले का आंसर है। क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4/2, यानी इसको हम लोग काट देंगे तो 2। यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया की कोटि होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये अभिक्रिया किस कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है यह। ठीक है, इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा वाला अगर हम देखें क्वेश्चन, तो दूसरे वाले में क्या बोला है, देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 3/2 और प्लस यहाँ पे -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा आपका 1/2। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 1/2। जैसे ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये आपका क्या है, आधा है। बात समझ में आ गई ना, ये आपका क्या है, आधा है। अभिक्रिया की कोटि आपकी आधी भी आ सकती है। एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कोटि। बात समझ में आ गई ना, यानी कि आधी कोटि की अभिक्रिया ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना, तो आपकी जो अभिक्रिया की कोटि है ये आपकी भिन्नांक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। बात समझ में आ गई ना, यानी कहने का मतलब 1/2, 2/3, 3/4 ऐसा कुछ भी हो सकता है आपका अभिक्रिया की कोटि। जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो सदैव आपकी क्या होती है, आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकती है, जबकि शून्य तो भैया बिल्कुल ही नहीं हो सकती।
जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। जब भी होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है, लेकिन कभी भी शून्य या फिर 1/2 2/3 ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है। ना तो भिन्नांक हो सकती है, ना तो शून्य हो सकती है। लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है आपका शून्य भी हो सकता है और भिन्नांक भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम और क्वेश्चन आपको करवाएं ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहां पे है। क्या दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नांकित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। अब यहां पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अभिक्रिया की कोटि की पहचान करना है। और यहाँ पे क्या दे दिया है, वेग स्थिरांकों यानी कि निम्नांकित वेग स्थिरांकों से के का मान यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे अब आपको क्या दिया गया भैया, के का मान दिया गया है। इससे आपको पहचानना है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा, अगर आप हमारा पिछला क्लास देखेंगे तो आपको तुरंत इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं पिछला क्लास देखे हैं तो पिछला क्लास आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिए, और भी आपको डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। वहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो ये वाला जो क्लास है यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए हमने पहला वाला पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने आपको के का मात्रक निकालने के लिए फार्मूला बताया था। क्या बताया था पिछले क्लास में, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू यहां पे क्या था, सेकंड इनवर्स। क्या था, सेकंड इनवर्स। यहां पे n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखिए के का मान दिया गया है। हम लोग यहाँ पे पहले देख करके चेक करते हैं या शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई किसकी होगी। पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे n बराबर हम लोग क्या रख देते हैं भैया, 0 रख देते हैं। जब हम लोग यहाँ पे n बराबर 0 रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 इंटू यहां पे क्या मिलेगा, सेकंड इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेकंड इनवर्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। देखिए हम लोग रख करके इस पे चेक कर लेते हैं। तो यहां पे क्या मिलेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखिए आपको क्या मिल जाएगा, मोल के इक्वल टू मिल जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब जरा चेक करिए, या यही दिया गया है क्या क्वेश्चन, एक बार मात्रक मिलाइए। के इक्वल टू क्या है, मोल लीटर इनवर्स। क्या है, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। मतलब कि ये जो के का मात्रक है ये आपके किसका रखने पर आया है, 0 रखने पर आया है, n बराबर। तो n बराबर 0 रखने पर आया है, मतलब ये जो अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 0 है। यानी कि ये जो भैया या 0 कोटि की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, 0 कोटि की अभिक्रिया है, 0 कोटि की अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई ना। ये जो अभिक्रिया दिया गया है या 0 कोटि की अभिक्रिया है, यानी इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम जो है कि दूसरा क्वेश्चन आपको बताएं, दूसरा क्वेश्चन में कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे बस केवल क्या कर देना है, यहाँ पे हमने 0 तो रख करके चेक कर लिया। अब यहाँ पे आप एक बार 1 रख करके चेक कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, के इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको भैया मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको चेक करना है। तो यहाँ पे चूंकि 0 कोटि की अभिक्रिया भी अभी हमने चेक किया था, तो यहाँ पे इसका मात्रक आया था ये वाला। यहाँ पे हम लोग प्रथम रख करके चेक कर लेते हैं। अगर प्रथम पर नहीं आता है तो आपको सेकंड पे रख लेते, यानी कि 2 रख करके चेक कर लेते हैं, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये के इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0। और किसी भी पावर यानी कि क्या मिलेगा आपको, मोल लीटर इनवर्स की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, सेकंड इनवर्स। अब जरा देखिए किसी भी संख्या की जो 0 पावर क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या मिलेगा, केवल सेकंड इनवर्स। यानी जो के है वो यहाँ पे केवल क्या मिलेगा भैया, वो मिलेगा सेकंड इनवर्स।
क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। जरा यहाँ पे मात्रक चेक करिए, क्या यहाँ भी सेकंड इनवर्स है? हाँ, यहाँ भी मात्रक सेकंड इनवर्स है। मतलब कि यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितना है, हमने 1 रखा है n बराबर, तो यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि। मतलब कि अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी, यानी कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलें। हो गया, ओके। तो आज की क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में अब हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल हो और चाहे थ्योरी है, चाहे समाकलित वेग समीकरण हो, चाहे क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इतनी बार वेरी वेरी बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप नीट की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो सब में ये जो है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। हमने इसमें थ्योरी भी इसका सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें बेहतरीन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग ये वीडियो जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।